नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, 10 लोगों की हादसे में हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक मिनी बस ट्रक और टैंकर से टकरा गई। इस दुर्घटना में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार भोर में यह दुर्घटना हुई। यह निजी बस बिलारी से मुरादाबाद आ रही थी। नानपुर के पास यह ट्रक और टैंकर से टकरा गई। वहीं वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह हादसा ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर डीएम और एसएसपी ने पहुंचकर राहत कार्य का खुद ही जायजा लिया। साथ ही एसएसपी ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई है। उन्होंने बताया कि हादसा ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ। 3 वाहन आपस में बुरी तरह टकरा गए। उन्होंने बताया कि मौके पर राहत कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दुर्घटना में 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को हादसे में घायल लोगों को समुचित उपचार कराने के निर्देश देते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के भदोही से खबर है, जहां कमिश्नर और नोडल अधिकारी ने पैदल चलकर पूरा भ्रमण कर निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के भदोही से खबर है, जहां जांच के दौरान कमिश्नर ने अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई। भदोही जनपद में कमिश्नर और जनपद के नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा के द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों और भदोही शहर के कई इलाकों में पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया गया है। इस मौके पर जिन जगहों पर कमियां मिली हैं, उसको लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। विंध्याचल मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा भदोही जनपद के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भदोही शहर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों और शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया है। भदोही कोतवाली में बन रही बैरक के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निर्माण में जो भी मटेरियल लगाए गए जाएं, वो सही क्वालिटी के होने चाहिए। इसके अलावा अधिशासी अभियंता ने नहर विभाग कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान खुली नालियों को देखकर नाराजगी जताई और जल्द ही नालियों को ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर एवं जीपीएफ पासबुक सर्विस बुक के सही ढंग से कंप्लीट ना होने पर लेखपाल को कड़ी फटकार लगाई एवं लेजर पासबुक भी अपडेट करने का निर्देश दिया। भदोही शहर के कई इलाकों में अधिकारियों के साथ कमिश्नर ने पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया है। इस मौके पर कई क्षेत्रों में विद्युत तार खंभों पर लटकते मिले, जिनको सही करने का भी निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अज्ञात कार सवार बदमाशों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है, जहां अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी और फरार हो गए। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के कोतवालपुर गांव में सुबह करीब 3 बजे कार सवार अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग को घर से बाहर बुलाकर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या कर दी और हत्या कर बदमाश फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग गंभीर घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
लोनी कोतवाली क्षेत्र के कोतवालपुर गांव में सुबह करीब 3 बजे कार में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर बुजुर्ग को बुलाकर उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनने से परिवार वाले मौके पर पहुंचे और गोली लगने के बाद बुजुर्ग को अस्पताल ले गए। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया। गोली लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर गए और बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर एसपी ग्रामीण डॉक्टर ईरज राजा, लोनी क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सोनकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का पता लगाया जा सकेगा। ग्राम कोतवालपुर थाना लोनी क्षेत्र में घटना हुई है, जिसमें शिवराज सिंह पुत्र श्री रसाल सिंह 68 वर्षीय थे। इनको कुछ लोगों ने गोली मारकर घर पर 3 बजे रात में आए, गोली मारकर इनको घायल कर दिया, जिसको इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। इसमें इनके जो घर वाले थे उन्होंने उनको सबको भागते हुए देखा जिन लोगों ने गोली चलाई थी। उनमें से जो इन्होंने तहरीर दी है वो नामजद तहरीर दी है। इसमें इनका ही दामाद है त्रिलोक चंद भाटी, जिससे कि इनका कुछ विवाद चल रहा था। गेट बजा कर ताऊ जी अंदर कमरे में सो रहे हैं। जैसे ही वो आए, गेट पूरा भी नहीं खुल पाए, धड़ाधड़ गोलियां चली हैं। कितनी फायर हुई थी? कम से कम 8-10 फायर हुई। कौन लोग थे पता है कुछ? कुछ नहीं पता जी। आपको बता दें, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 24 मार्च को होगा। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 24 मार्च को होगा। 29 शहरों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिया गया है। इस विषय में बताते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षाओं का आयोजन 24 मार्च को है। इसके लिए हमारे 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं। इन 29 शहरों में 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएंगी। वहीं परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यूटेट के लिए अभ्यर्थी आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी तक परीक्षार्थी कर सकते हैं तथा 20 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। वहीं नीता तिवारी ने बताया कि यह परीक्षाएं प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए 29 शहरों में 2 पालियों में संपन्न होंगे। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 24 मार्च को किया जाएगा। 29 शहरों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिया गया है। इस विषय में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षाओं का आयोजन 24 मार्च को है। इसके लिए हमारी 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं। इन 29 शहरों में 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएंगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। यूटेट के लिए अभ्यर्थी आज से ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर सकते हैं और यह ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी तक परीक्षार्थी कर सकते हैं और 20 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। नीता तिवारी ने बताया कि यह परीक्षाएं प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए 29 शहरों में 2 पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। यूटीटी परीक्षा 2020 का आयोजन 24 मार्च को है और इसके लिए हमारे 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं। इन 29 परीक्षा शहरों में 2 पालियों में परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। यूटीटी परीक्षा 2020 का आयोजन कोसी नदी में उपखनिज से भरा डंपर पलट गया। खबर उत्तराखंड के रामनगर से। कोसी नदी में उपखनिज से भरा डंपर पलट गया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। वहीं मौके पर
सूचना मिलते ही एसडीएम पहुंचे। मौके पर एसडीएम विजयनाथ शुक्ला, शिव पंकज गैरोला कोतवाल, अब्दुल कलाम पहुंचे। आज रामनगर के कोसी नदी में उपखनिज से भरा एक डंपर पलट गया, जिस डंपर में 28 लेबर भी बैठे हुए थे। डंपर के पलटने से सभी मजदूर डंपर के नीचे दब गए, जिसमें आसपास के मजदूरों द्वारा बमुश्किल दबे मजदूरों को सहायता से निकाला गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति रमेश रामपुर का रहने वाला था, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी। वहीं 17 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया है। वहीं इस मामले में एसएसआई जयपाल चौहान ने बताया कि आज रामनगर कोसी नदी में खनिजों से भरा डंपर पलट गया, जिसमें 28 लेबर बैठे हुए थे। डंपर के पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 28 लेबर जो बैठे हुए थे वो डंपर के पलटने से उसके नीचे दब गए। बहुत ही मुश्किल से सबकी सहायता से उन लेबर को निकाला गया, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं, जिनका रामनगर में अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है, आगे की जांच की जा रही है। एक खड़ंजा गेट में नदी के अंदर जो है एक डंपर जिसमें खनिज भरा हुआ था और उसमें लेबर बैठी हुई थी, अचानक पलट गया है, जिसमें 17 लोग घायल हुए हैं, जिनको जो है इलाज चल रहा है। एक आदमी की उसमें मृत्यु हो गई है। आगे इस संबंध में जो विधिक कार्रवाई। बैगा समाज के सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री और विधायक। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां मंत्री श्री अकबर ने जिला मुख्यालय कवर्धा में बैगा समाज के सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। भोरमदेव मेला स्थल पर आयोजित बैगा समाज के सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री और विधायक। कवर्धा में 29 जनवरी को प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर एक दिवसीय प्रवास के दौरान भोरमदेव मेला स्थल पर आयोजित बैगा समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति समाज को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बैगा समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अपनी पहल भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का पहला कबीर धाम जिला है, जहां सरकार की नई नीति के तहत जिले में निवासरत बैगा समाज के शिक्षित सैकड़ों बैगा युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देते हुए शाला संगवारी के रूप में चयनित किया गया है। बैगा समाज की यह पीढ़ी पढ़ी लिखी, खुद पढ़ लिख कर अब समाज को भी शिक्षा की अलख जगा रही है। मंत्री श्री अकबर ने बैगा समाज के विशेष मांग को पूरा करते हुए बैगा समाज के लिए जिला मुख्यालय कवर्धा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं मंत्री श्री अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के वनांचल और जंगलों के बीच रहने वाले वनवासियों, आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वनांचल और जंगलों के बीच सदियों से निवास करने वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इसके अलावा उन्हें आर्थिक रूप में मजबूत और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए वनोपज संग्रहण के लिए नीतियां बनाई गई हैं। वनोपज महुआ का समर्थन मूल्य 17 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो की दर निर्धारित की गई है। वहीं तेंदुपत्ता संग्रहण परिश्रमिक दर 2500 रुपए से बढ़कर सीधे 4000 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश भर में 856 हाट बाजारों में लघु वनोपज की खरीदी की नई व्यवस्था देने से प्रदेश के किसानों से लेकर वनों में निवासित लाखों वनवासियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई गई है। पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहक में लगे हुए लगभग 12,50,000 संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के नई सरकार द्वारा लोक व जन कल्याण, किसानों, वनवासियों और प्रदेश के नागरिकों के आर्थिक उत्थान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार धान खरीदी करने के लिए भारत सरकार से किसी प्रकार का कोई भी सहायता नहीं लेती। हर साल खुद कर्ज लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार कर्ज लेगी और धान खरीदेगी। जब उसका चावल बन जाएगा तो चावल जमा जब भारतीय खाद्य निगम में होगा तो वो पैसा हमको मिलेगा। इस बीच ये पूरा पैसा हमको लगाना है। इस बार भी 15,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है, जिसमें 14,000 करोड़ का भुगतान अब तक हो चुका है। कितना धान? पिछले बार 85 लाख मीट्रिक टन, इस बार अब पहुंच गया 91। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक की जन्मतिथि मनाई गई। यूपी के शाहजहांपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की जन्मतिथि पर उनके जन्मस्थान पुआया रोड स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में श्रद्धार्पण समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती और प्रयागराज की संस्था सुसंस्कृति की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। जन्मतिथि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिज प्रांत के सहकार्यवाह और कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रति कुलपति डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने कहा कि रज्जू भैया भारत की धरोहर थे। उन्होंने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए मानव जीवन को जीने की कला सिखाई और नवीन भारत के लिए युवा पीढ़ी को तैयार किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का विकास 5 चरणों से होता हुआ परमेश्वर तक होता है, जिसके तहत अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश इत्यादि चरण आते हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी स्मृतियां साझा करते हुए कहा कि यदि रज्जू भैया की स्मृति में इस भवन को शोध संस्थान के रूप में विकसित किए जाने का कोई प्रयास किया जाता है तो जिलाधिकारी के रूप में मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का विकास कर सकते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास के प्रति संकल्पित हो सकते हैं तो मुझे यदि शाहजहांपुर जनपद के वासियों का सहयोग मिला तो मैं उनकी इस जन्मस्थली का विकास भी उसी तर्ज पर कर सकता हूं। प्रयागराज स्थित सुसंस्कृत संस्था के संयोजक डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह न केवल आदर्श शिक्षक थे अपितु यह राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था वो साकार हो रहा है। आपको बता दें यूपी के शाहजहांपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की जन्मतिथि पर उनके जन्मस्थान पुआया रोड स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में श्रद्धार्पण समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती और प्रयागराज की संस्था सुसंस्कृति की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। वहीं जन्मतिथि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रज प्रांत के सहकार्यवाह और कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रति कुलपति डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने कहा कि रज्जू भैया भारत की धरोहर थे। उन्होंने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए मानव जीवन को जीने की कला सिखाई और नवीन भारत के लिए युवा पीढ़ी को तैयार किया। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी स्मृतियां साझा करते हुए कहा कि यदि रज्जू भैया की स्मृति में इस भवन को शोध संस्थान के रूप में विकसित किए जाने का कोई प्रयास किया जाता है तो जिलाधिकारी के रूप में मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का विकास कर सकते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास के प्रति संकल्पित हो सकते हैं तो मुझे यदि शाहजहांपुर जनपद के वासियों का सहयोग मिला तो मैं उनकी इस जन्मस्थली का विकास भी उसी तर्ज पर कर सकता हूं। प्रयागराज स्थित सुसंस्कृत संस्था के संयोजक डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह न केवल आदर्श शिक्षक थे
बल्कि यह राष्ट्र निर्माता भी थे, जिन्होंने जिस भारत का सपना देखा था वो अब साकार हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि माननीय रज्जू भैया के जन्म के 99 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये 100वां जन्मदिन है। उनका जन्म सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन शाहजहाँपुर में हुआ था। ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा की चीज़ थी और उनकी शताब्दी वर्ष। यूपी के इटावा से खबर है, जहां शराबी पति बना बलात्कार का कारण। उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर है, जहां शराबी पति बलात्कार का कारण बन गया। दाम्पत्य जीवन में कलह की सबसे बड़ी वजह है पति की शराब की लत को छुड़वाने के लिए रॉन्ग नंबर के माध्यम से जुड़े एक अनजान शख्स से फोन पर महज 4 माह बात होने के बाद उस शख्स पर भरोसा करके महिला दिल्ली से इटावा पहुंच गई और उसके बाद वह ढोंगी की हवस का शिकार बन गई। दिल्ली के भजनपुरा की रहने वाली महिला की कुछ माह पूर्व अपने देवर को कॉल कर रही थी, तभी उसके फोन से एक रॉन्ग नंबर लग गया, जिसके बाद से महिला की इटावा निवासी एक रिटायर्ड फौजी से फोन पर बातचीत होने लगी। इस दौरान महिला ने जब अपने पति की शराब की लत के बारे में फौजी से समस्या साझा की तो फौजी ने महिला के पति की शराब की लत छुड़वाने का भरोसा दिया। वही भरोसा देकर उससे इटावा आकर मंदिर में परिक्रमा करने की झूठी आस्था में फंसाकर उसको इटावा बुला लिया। उसके बाद बड़पुरा थाना क्षेत्र में फौजी ने कार में महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की नजर जैसे ही चौराहे पर मौजूद पुलिस की तरफ गई तो महिला कार से निकलकर भागते हुए पुलिस के पास पहुंची और उसने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज करके महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ माह पूर्व वह अपने देवर को कॉल कर रही थी, तभी उसके फोन से वह कॉल एक गलत नंबर पर लग गई, जिसके बाद से उस नंबर से उसे फोन आने लगा। फोन करने वाले शख्स ने खुद को फौजी बताया, जिसके बाद उससे मेरी बात होने लगी। तभी मैंने अपने पति की शराब की लत की बात बताकर उससे साझा की। उसके बाद उसने मुझे इस समस्या से निजात दिलवाने का साझा देकर इटावा के एक मंदिर में आकर परिक्रमा करने को कहा। मैं जब इटावा पहुंची तो उसने अपनी कार में मुझे बैठाया और कार को एकांत में ले गया, जिसके बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मैं किसी तरह कार से निकलकर पुलिस के पास पहुंची। वहीं एसपी सिटी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बड़पुरा थाने पर 28 तारीख की रात में एक महिला ने सूचना दी कि एक व्यक्ति ने उसको इटावा यह कहकर बुलाया था कि वह उसके पति को शराब पीने की जो लत है उसके लिए एक दवाई देगा, जिससे वो ठीक हो जाएगा। वही झांसा देकर उसने महिला को बुलाया, जिसके बाद महिला द्वारा आरोप लगाकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि जिस व्यक्ति ने उसको इटावा बुलाया था उसके द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया है। इस पर स्थानीय थाने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विवेचना की जा रही है। फिर मैं सोची अब क्या करूं, कहाँ उतरूं। चकरनंग चौराहा आया, मैंने बोला कि मीठा ले आओ मंदिर के चढ़ाने के लिए, तो फिर ये मीठा लेने उतरे। मैं मौका पा के उतर गई नीचे और पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, उनसे मैंने बताया, वो थाने ले गए, फिर इधर ले आए। वो जो व्यक्ति हैं वो कहाँ है? पुलिस ने आप उन्हें गिरफ्तार कर लिया है? नहीं, कर लिए थाने में, थाने भेज दिए। हाँ। थाना बड़पुरा पर एक महिला के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की लिखित तहरीर यहाँ दी गई। उस लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा जो है तत्काल FIR पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।